हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी चल रही सीरीज सर्वोत्तम सही के 1.1 बैच में। ठीक है, तो अभी तक हमने स्वर को पूरी तरह से पढ़ लिया था कि भाई स्वर होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, कितने होते हैं, किस प्रकार से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण क्या होता है, कि इनकी बोलने के आधार पर आकृति, मुख की आकृति वगैरह वगैरह कैसी होती है, और किन किन चिन्हों के साथ इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने स्वर को तो अच्छे से पढ़ लिया था। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो आज से हम व्यंजन को पढ़ेंगे। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मूल रूप क्या होता है, कितने होते हैं, किस किस प्रकार से बोले जा सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्यंजन। आज हमारा क्या होगा, आज हम सीखेंगे व्यंजन। आज हम व्यंजन सीखने वाले हैं। व्यंजन, व्यंजन को जब देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, विधन अंजन। इसका मीनिंग होता है साथ, धन। इसका मीनिंग होता है साथ जोड़ना। वी का अर्थ होता है साथ, अंजन का अर्थ होता है जोड़ना। और ये यड़ संधि से अलग अलग होते हैं। विधन अंजन, विधन अंजन ये यड़ संधि में बनते हैं। तो अब व्यंजन का अर्थ होता है साथ जोड़ना। साथ जोड़ना समझ में आ गया कि हाँ भाई व्यंजन का अर्थ होता है साथ जोड़ना। क्या साथ जोड़ना है वो हम आगे देखते हैं, क्या साथ जोड़ना है। तो व्यंजन में साथ जोड़ने वाली बातें होती हैं। साथ क्या जोड़ा जाएगा, तो भाई किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर को जोड़ा जाएगा। जब ऐसा होगा तभी व्यंजन पूरा होगा, नहीं तो व्यंजन पूरा नहीं होगा। ध्यान रखना है, व्यंजन वर्ण जितने भी होंगे उन सभी के साथ में किसको जोड़ा जाएगा, स्वर को जोड़ा जाएगा। स्वर जोड़ते ही व्यंजन पूरा होगा। अगर स्वर नहीं जोड़ा तो व्यंजन व्यंजन अपने आप में आधा है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लो भाई। पहला कि व्यंजन को स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित नहीं किया जा सकता। दूसरा, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन को अगर आपको बोलना है तो स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे। अगर स्वर नहीं होगा तो व्यंजन बोलना असंभव हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है। तीसरा, व्यंजन मूल रूप में आधे होते हैं। व्यंजन में व्यंजन के नीचे हलंत, बोले तो ऐसा वाला चिन्ह, ऐसा संकेत चिन्ह होता है। हलंत, व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर इनका मूल रूप या आधा रूप दर्शाया जाता है। ठीक है,
अगला व्यंजन को स्वर से पहले लिखा जाता है। व्यंजन को हमेशा स्वर से पहले लिखा जाता है। व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखने के लिए उसमें स्वर जोड़ा जाता है। व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाएगा? स्वर। तो देखो भैया आपके पास परिभाषा है, जो आपकी मेन परिभाषा होगी ना, जिसको आपको एग्जाम के लिए याद करना है, वो ये होगी, व्यंजन को स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित नहीं किया जा सकता। दूसरा, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो दो लाइन है, ये दो परिभाषाएं आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगी। बाकी ये चार परिभाषाएं हैं, चार लाइन है, वो आपकी जानकारी के लिए है कि व्यंजन का कैसे कैसे पहचानेंगे। तो भाई समझो, व्यंजन को स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित नहीं किया जा सकता, मतलब ये हुआ जैसे हम स्वर को बोल देते हैं ना, सीधा सीधा अ आ इ उ ए ऐ ओ अंगा, ये स्वर बोल दिए। लेकिन इसी प्रकार से हम व्यंजन नहीं बोल सकते, एक व्यंजन अपने आप में आधा होता है। दूसरा, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। जब भी व्यंजन को बोला जाएगा तो उसमें स्वर को जोड़ा जाएगा, जैसे लास्ट वाली लाइन बताती है। व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखने के लिए या मान लो बोलने के लिए स्वर की सहायता तो लेनी पड़ेगी। अब वो कैसे, थोड़ा आगे मैं समझाऊंगा। तो आता है व्यंजन मूल रूप में आधे होते हैं, मतलब अगर व्यंजन की बात की है तो अपने आप में तो ये आधे होते हैं, इनका मूल रूप आधा ही होता है, कभी ये पूरे नहीं होते, स्वर को मिलाकर पूरा किया जाएगा। तीसरा, व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर इनका मूल रूप दर्शाया जाता है। जब आपको पता करना हो कि व्यंजन अभी आधा है या नहीं, या मूल रूप में है या नहीं, तो व्यंजन के नीचे हलंत लगा दो। क्या लगा दो? हलंत लगा दो, पता लग जाएगा हाँ ये आधा रूप है। अब जब हलंत नहीं है तो फिर उसमें स्वर को जोड़ दिया गया है, इसलिए हलंत नहीं है। जब उसमें हलंत नहीं है मतलब वो पूर्ण रूप में, और पूर्ण रूप में कब होगा? जब स्वर को जोड़ा जाएगा, और नहीं तो हलंत लगाया तो आधा है और मूल रूप में है। व्यंजन को स्वर से पहले लिखा जाता है। जब भी स्वर लिखा जाएगा उससे पहले व्यंजन लिखा जाएगा, या मान लो व्यंजन के बाद स्वर लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा पहले स्वर लिख दिया फिर व्यंजन लिख दिया। अगर पहले स्वर लिखा जाएगा बाद में व्यंजन, तो दोनों की मात्राएं नहीं बना पाएंगे हम, इसलिए पहले व्यंजन लिखा जाएगा फिर व्यंजन के बाद स्वर लिखा जाएगा, तो मात्राएं भी सटीक बन जाती हैं। फिर लगा व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखने के लिए उसमें स्वर जोड़ा जाता है। जब भी व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखना हो उसमें स्वर जोड़ दो, पूर्ण रूप में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण चाहिए तो ये देख लो यहाँ, जैसे मान लो का बनाया, का, तो ये वाला का अपने आप में पूर्ण रूप में है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है। इसका मूल रूप क्या होगा? ये का लिखा, ये लगा दिया हलंत, तो ये मूल रूप हो गया व्यंजन का। या मान लो ये आधा व्यंजन हो गया, आधा वर्ण या अक्षर हो गया। ठीक है, अब इसको पूर्ण रूप कैसे किया जाए? तो का में कोई भी मात्रा जोड़ दो, आ जोड़ दो, इस हलंत वाले का में ई जोड़ दो, इस हलंत वाले का में ओ जोड़ दो। जो भी आपको जोड़ना हो कोई भी मात्रा आप जोड़ सकते हो। जोड़ना मात्रा ही है, ऐसा नहीं कि इसको स्वर को ढाके जोड़ दिए। स्वर की जो मात्रा है उनको जोड़ा जाता है। का में क्या होगा? आ जोड़ के का पूरा हो जाएगा, ई जोड़ के का पे छोटी की मात्रा आ जाएगी, और ओ जोड़ के का पे ओ ओखली की मात्रा आ जाएगी। इस रूप से ये कहलाते हैं पूर्ण रूप। ये कहलाएंगे पूर्ण रूप। देखो अब देख लो, अब ये व्यंजन को स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित नहीं कर सकते। कैसे? देखो इसको बोल के देखो क्या बोलोगे। इसको पूरा नहीं पढ़ना है, आधा पढ़ना है। क क क क क क कठिन होता है बोलना। क व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वर की सहायता ले ली, का, बोल दो सीधा सीधा का, कोई समस्या तो नहीं है। का, व्यंजन मूल रूप में आधे होते हैं, ये मूल रूप है इनका, ये मूल रूप, ये मूल रूप है इनका। कैसे होते हैं? आधे होते हैं।
व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर इनका मूल रूप दर्शाया जाता है। जब हमको मूल रूप का पता करना हो कि अपने मूल रूप में है या नहीं, तो उनके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। ये देखो, जिस जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा उस व्यंजन को देखा जाए तो वो अपने आप में आधा होगा। ठीक है, कभी भी पूरा नहीं होता, हलंत लगाकर आधा हो जाता है। व्यंजन को स्वर से पहले लिखा जाता है। ये देखो, ये व्यंजन, ये स्वर, और व्यंजन को स्वर से पहले लिखा जाएगा। जैसे ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ये व्यंजन का, इसके बाद स्वर लिखा गया है, तो स्वर से पहले लिखा गया। ऐसे यहाँ पर ये जो मात्रा है ना, देखने में इधर लग रही है, लेकिन एक्चुअल में तो ये ई की मात्रा होती है, जिसका रूप ऐसा होता है कि इस साइड से घुमा के लगाओ, लेकिन है तो ये का के बाद ही, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही होगा। व्यंजन को स्वर से पहले लिखा जाएगा, या स्वर को व्यंजन के बाद लिखा जाएगा, ऐसा यहाँ से हो जाएगा। व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखने के लिए उसमें स्वर जोड़ा जाता है। व्यंजन को, कोई भी व्यंजन हो, इन जैसे ये का ये आधे आधे हैं, अब इस व्यंजन में पूर्ण रूप लिखने के लिए क्या किया जाएगा, स्वर जोड़ा जाएगा। देखो ये स्वर जोड़ दिए, तो जब इनमें स्वर जोड़ दिए जाते हैं तब ये पूर्ण रूप में आते हैं। अगर स्वर नहीं है तो ये पूर्ण रूप में नहीं है। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि अभी व्यंजन की परिभाषा क्या है और कैसे हम इनको समझ सकते हैं। व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो देखो, का, खा, गा, घा, ड़ा, च, छ, ज, झ, अय्या, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। समझिए बातों को। इस प्रकार से ये कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25 और 8, 33। कुल स्वर कितने, कुल व्यंजन कितने हो गए, कुल व्यंजन 33। या कुल व्यंजन ना कह के मूल व्यंजन कह दो, ये 33 है मूल व्यंजन। ठीक है, मुख्य रूप से 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये हो गए व्यंजन। अभी इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत। अब हलंत कैसे पहचाना है, तो जब भी आपको पहचानना हो, हलंत क्या होता है, हलंत एक चिन्ह होता है। चलो यहां लिख देते हैं, हलंत क्या होता है, संकेत या चिन्ह। इससे अक्षरों को आधा लिखा माना जाता है। कैसा माना जाता है, आधा लिखा हुआ माना जाता है। जब जब हलंत लगा होगा, संकेत चिन्ह क्या होगा इसका, जैसे मान लो ये कोई अच्छे बनाया, इसके नीचे ऐसे लगा दिया हलंत, ठीक है, तो इसको बोला जाता है हलंत। इस चिन्ह को हलंत, जो नीचे लगा ये तिरछा, इसको हलंत कहा जाता है। ठीक, अब होना क्या है कि हम ये समझ लें पहले कि जब जब किसी भी व्यंजन के नीचे ये हलंत नाम का चिन्ह या संकेत लगा होगा, तभी तभी हमको समझना है कि ये अभी अपने आप में आधा है। कैसा है, आधा है। अब इसको पूर्ण रूप कैसे दिया जाएगा, तो पूर्ण रूप देने के लिए काम है, किसी भी व्यंजन में पूर्ण व्यंजन कैसे बनेगा, तो किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वर जोड़ दो, किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वर जोड़ दो, कैसा बन जाएगा, पूर्ण रूप बन जाएगा। किसका, व्यंजन का। अब व्यंजन का पूर्ण रूप कैसे बनेगा, देखो भाई,
का अपने आप में आधा, ई को ऐड कर दिया, ला अपने आप में आधा, ओ को ऐड कर दिया, सा अपने आप में आधा, ऊ को ऐड कर दिया, न अपने आप में आधा, आ को ऐड कर दिया, ऐसे करके। अब का में ई को ऐड किया तो का पे छोटी की मात्रा, ये पूर्ण रूप हो गया। ला में ओ को ऐड किया तो ला पे ओ की मात्रा, ये पूर्ण रूप हो गया। सा में ऊ को ऐड किया तो सा में ऊ की मात्रा, ये पूर्ण रूप हो गया। ना में आ को ऐड किया तो ना में बढ़िया का डंडा, ये पूर्ण रूप हो गया। इस प्रकार से बनते हैं पूर्ण रूप। किस प्रकार से? इस प्रकार से बनते हैं पूर्ण रूप। जब व्यंजन को पूरा दिखाना हो, पूरा कहना हो, पूरा बताना हो, तो ऐसे ही व्यंजन पूरे बताए जाते हैं। अब आपने वो पढ़ी होगी बारह खड़ी। क्या पढ़ी होगी? बारह खड़ी पढ़ी है? अभी नहीं, बचपन में पढ़ी होगी। बारह खड़ी में क्या होता है? इनमें व्यंजनों में 12 प्रकार की स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है। जब स्वर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है भाई? पहली लाइन देखो इसकी होती है कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकऊ, कंका, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 प्रकार के हो गए भाई। अब इसमें होना क्या है देखो, छोटे आ कछु नहीं तो कोई भी मात्रा नहीं है, बड़े आ का डंडा, छोटी ई को बाईं तरफ से, बड़ी ई को दाईं तरफ से, छोटे ऊ की मात्रा, इसका जो कोना होता है वो ऊपर की तरफ होगा और बाईं तरफ होगा, बड़ी ऊ की मात्रा कोना इसका नीचे की तरफ होगा, दाईं तरफ होगा। एक ही मात्रा दो लग गई है इस पर, सिंगल मात्रा होती है। एक ही मात्रा क्या होती है? स रेखा के ऊपर एक मात्रा। ए की मात्रा क्या होती है? स रेखा के ऊपर दो मात्रा। ओ की मात्रा स रेखा और खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा। ओ की मात्रा स रेखा और खड़ी पाई के ऊपर दो मात्रा। फिर का के लिए बिंदी आती है जो अंकी या अनुस्वार की होती है। फिर का पे आता है विसर्ग, ठीक है। और फिर ये का के नीचे लगाया रा, जो हमने पढ़ा था इसी को समझाया था मैंने, उसमें पढ़ा था कि इसी का जो रा होगा वो नीचे की तरफ होगा ऐसे लटका हुआ। समझ गए बातों को? तो जब बाय खड़ी हमने पढ़ी थी पहले कहीं बचपन में, तो ऐसी तो पढ़ी थी कक्का किक्की कुक्कू किक्की कुक्कू कंका, कक्का किक्की कुक्कू किक्की कुक्कू कुक्कू कंका, ऐसे तो पढ़ी थी। तो बस उसी प्रकार से इसमें हम ये समझते हैं कि उसमें जो हमने बाय खड़ी में पढ़ा था, वो बाय खड़ी में जितने भी व्यंजन थे वो अपने पूर्ण रूप में थे, मात्रा लगाकर ही उनको बताया गया था कि हाँ ये पूर्ण रूप है, तब ये जाके पूर्ण व्यंजन बनते हैं। समझ गए बातों को? तो ऐसे ही कितनी बार खड़ी बनती है? 11 ज्ञानी तक बनती है। 11 ज्ञानी तक आप पूरी की पूरी बार खड़ी तैयार कर सकते हैं, वो भी इन सभी अक्षरों में क्या लगाकर? स्वर को लगाकर। जब इन अक्षरों में लग जाएगा स्वर या इन अक्षरों में जुड़ जाएगा स्वर, तो स्वर लगाकर उन अक्षरों को कहा जा सकता है पूर्ण, या मान लो वर्ण कह देते हैं, पूर्ण व्यंजन कह दो या वर्ण कह दो। तो वर्ण बनता कैसे है? स्वर को और व्यंजन को जोड़ के, तो बस ये वर्ण बन जाएंगे सारे के सारे आपके। समझ गए बातों को? है ना? तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं आपके पूर्ण रूप, किसके? व्यंजन के, या वर्ण कह देते हैं, वर्ण बन गया आपका। अब होना क्या है? इन सभी व्यंजनों को 3 रूप से बांटा गया। कितने रूप से? 3 रूप से। टोटल है कितने? 33 है। 3 रूप से कैसे कैसे? एक तो पहला रूप खड़ी पाई को पार करने वाले, खड़ी पाई को पार करने वाले। खड़ी पाई को पार करने वाले कौन कौन से हैं इसके अंदर? ये देखो, एक तो ये देखो, ये खड़ी पाई को पार करेगा, और दूसरा ये। इसके अलावा खड़ी पाई को कोई पार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 2। कितने हैं ये? 2। कौन कौन से? एक का, दूसरा फा। अब का और फा खड़ी पाई को पार कर गए। अब यहाँ पर हमने इसको लिखा अर्धरूप यानी मूल रूप। का और फा दोनों क्या कर रहे हैं? खड़ी पाई को पार कर रहे हैं। अभी 1 मिनट इसको छोड़, हाँ। का और फा जो क्या कर रहे हैं? देखो ये खड़ी पाई है बीच में, ये देखो ये खड़ी पाई है, इसको पार कर रहे हैं। तो खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन कितने होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से? का और फा, ठीक है। का और फा क्या कर रहे हैं? दोनों खड़ी पाई को पार कर रहे हैं। अब अगर मान लो इनको लिखना है आधा, कैसा लिखना है? आधा। तो आधा लिखने के लिए
आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, का को बनाएंगे, खड़ी पाई बनाएंगे और खड़ी पाई से थोड़ा सा बाहर कर देंगे, पूरा नहीं थोड़ा सा बाहर करेंगे, बस थोड़ा सा। ऐसे ही फा को बनाएंगे और फा को पूरा नहीं थोड़ा सा बाहर करेंगे, फा बन जाएगा। समझिए बातों को। जब हमको का को आधा लिखना हो तो का को आधा लिखने के लिए खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा निकालना है, फा को आधा लिखना हो तो फा को आधा लिखने के लिए खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा निकालना है। तो का और फा दोनों अपने आप में आधे रूप में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कैसे रूप में शामिल हो जाते हैं, आधे रूप में। इसका चाहो तो उदाहरण देख लो, चक्कर, दफ्तर, और चाहिए उदाहरण तो मुफ्त। ये देखो, इनको जब आधा लिखा जा रहा है क्या किया जा रहा है, आधा लिखने के लिए फा को थोड़ा सा उस तरफ निकाला जा रहा है। देखो फा को थोड़ा सा उस तरफ निकाला है, देखो का को थोड़ा सा उस तरफ निकाला। इस प्रकार से आप खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजनों को आधे रूप में लिख सकते हैं। कैसे, खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा निकालना है और उनका क्या सा रूप हो जाएगा, आधा रूप हो जाएगा, पहला। अब दूसरा रूप देखो, दूसरे प्रकार के व्यंजन कैसे होंगे। दूसरे प्रकार के व्यंजन ऐसे होंगे जो कि लोटनिक होंगे, लोटनिक व्यंजन। आप लोगों ने लोटनिक स्वर पढ़े थे, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये पढ़े थे, ये लोटनिक होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लोटनिक व्यंजन भी होते हैं। लोटनिक व्यंजन कौन कौन से होंगे, ये देखो, लोटनिक व्यंजन हम आपको बतलाते हैं। लोटनिक व्यंजन, ये देखो, ये लोटनिक है, कोई टिका तो नहीं है किसी चीज पर, जरा सा इसको टिका दो और अपने आप टिक जाएगा, या तो इधर या इधर, लोटनिक है। छा किसी पे नहीं टिका, टा, ठा, डा, ढा किसी पे नहीं टिका, दा किसी पे नहीं टिका, और ये रा किसी पे टिका है क्या, हा किसी पे टिका है क्या। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो लोटनिक व्यंजन कितने होते हैं, ये होते हैं 9। कितने होते हैं, 9। कौन कौन से होते हैं, तो भाई अंगा ले लो, ये आधा रूप, नहीं अभी नहीं, अंगा, छ, ट, ठ, ड, ढ, र, ह, द। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 प्रकार से, कितने, 9 प्रकार के लोटने व्यंजन। अब ये लोटने व्यंजन का काम क्या रहेगा, लोटने क्यों कहा गया, लेटने वाले, लुढ़कने वाले। तो इनको देखो, सभी का नीचे देखो, नीचे का तल कैसा है, लोट गई ऐसा लुढ़कने वाला। पढ़िए वो सा कहावत, गैर तरी का लोटा, बिना तली वाला लोटा। अब ये गैर तरी का लोटा कैसा है, कहीं भी डर जाएगा, इधर या इधर। ऐसे ही बिना बिना तरी वाले, गैर तरी वाले लोटे के समान है, इसलिए इनको लोटने को बोला जाता है या लुढ़कने वाले बोला जाता है। इनको कहीं भी रख दो तो ये टिक नहीं पाते, लुढ़के ही लुढ़केंगे, इनको लुढ़कना ही है। ठीक है, अब होना क्या है कि इनको आधा कैसे लिखा जाए, तो आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करें। किसका, हलंत का प्रयोग करें। अब हलंत का प्रयोग से कैसे लिखे जाएंगे भाई, हलंत लगाते जाओ, इन सभी के नीचे हलंत लगेगा। ये देखो अंगा, ये देखो, ये देखो, ये 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 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब देखना दोनों में अंतर। खड़ी पाई को पार करने वाले जितने व्यंजन होंगे उनको आधा लिखने के लिए उनको खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा, आधा हो गया। लोटने व्यंजनों को आधा लिखने के लिए उन व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, आधा हो गया। तीसरा रूप क्या होगा, खड़ी पाई को पार न करने वाले, खड़ी पाई को पार न करने वाले।
बता सकते हो कितने होते हैं खड़ी पाई जो खड़ी पाई को पार नहीं करते? अंदाजा लगाओ कितने होंगे। देखो 9 ये 2 ये 11, 11 अगर जब घटाएंगे 33 में से कितने बचेंगे? 22। तो खड़ी पाई को पार न करने वाले कितने होते हैं व्यंजन? 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने का को तो पहले लिख दिया, अब आएगा खा, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंग हो गया, च, छ हो गया, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, इसमें से बचेगा अड़ा, त, थ, द हो गया, ध, न, प, फ हो गया, ब, भ, म, य, र हो गया, ल, व, स, 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 हा हो गया। ये नवी 22 है क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया 22। हो गया 22। तो ये 3 प्रकार से आपको व्यंजन देखने को मिलेंगे। पहला पहला प्रकार क्या होगा? जो खड़ी बाई को पार करते हैं। दूसरा प्रकार क्या होगा? जो लौटने को होते हैं। इन्हीं में से तीसरा प्रकार क्या होगा? जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। इन्हीं 22 को आप यहाँ देख लो, तो खा, गा, घा, ये 3 लेने हैं हमें। यहाँ से च, ज, झ, अइया, ये 4 लेने हैं। यहाँ से अकेला ये लेंगे, यहाँ से फिर 4 ले लेंगे, यहाँ से फिर से 4 ले लेंगे, इसमें से 3, इसमें से 3। बात समझ आ गई? इस प्रकार से ये 22 खड़ी पाई को पार न करने वाले हैं। तो अगर खड़ी पाई को पार न करने वाले 22 हो जाते हैं इस प्रकार से, तो फिर अब हमें अगर लिखना हो इनको आधे रूप में, तो कैसे लिखा जाए? आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्या करने के लिए? आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। आधा लिखने के लिए, आधा लिखने के लिए, और ये भी आधा लिखने के लिए। अब खड़ी पाई को हटाना है, तो वही खड़ी पाई को हटा के कैसे लिखा जाएगा? लिख लो, जैसे 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 स्वास्थ्य। सही है गलत है? सही है गलत है? भाई गलत है, था, इसमें आधा नहीं आएगा। अब सही है? अब सही है? चलो एक काम करना, आप ही लोग बताना कौन सा सही होगा। और लिखना है तो चिन्मय, अन्य, पुख्ता, पुख्ता और शुद्ध है। ऐसे प्रकार के कई सारे शब्दों को आप लिख सकते हैं। इनका आधा रूप कैसे लिखा जाएगा? इनमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाएगा तो ये आधे हो जाएंगे, इसमें से नीचे हलंत लगा दिया जाएगा तो ये आधे हो जाएंगे, और इसमें से खड़ी पाई तो रहेगी लेकिन उस तरफ से निकलने वाला पूरा हिस्सा पूरा ना निकल कर कुछ हिस्सा निकाला जाएगा, तो कुछ हिस्सा निकलेगा ही। वैसे ही आधे हो जाएंगे, यहाँ से नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधे हो जाएंगे, और यहाँ से इनमें से खड़ी पाई को हटा देंगे तो ये आधे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके 33 व्यंजन ये होते हैं जो मूल रूप में होते हैं, जो हलंत लगा कर लिखे गए हैं। अब इन्हीं 33 व्यंजन को जब हमको पूर्ण व्यंजन बनाना हो तो कोई भी इसमें स्वर जोड़ दिया जाता है तो ये पूर्ण रूप में आ जाते हैं। इसी तरह से हम बारहखड़ी देख लेते हैं, बारहखड़ी में सारे के सारे स्वर के साथ लिखे जाते हैं, इसलिए पूर्ण रूप होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि भाई इन 33 व्यंजनों को किस प्रकार से देखा पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन, दूसरा लोटरी के व्यंजन, और तीसरा खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजन। 3 प्रकार से इन व्यंजनों को लिखा जा सकता है। और इनको आधा कैसे लिखा जाएगा तो बता ही दिया। खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजनों को आधा लिखते हैं खड़ी पाई के उस तरफ थोड़ा सा निकाल के, लोटरी व्यंजनों को आधा लिखते हैं हलंत लगा के,
और खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजनों को लिखते हैं खड़ी आधा लिखते हैं खड़ी पाई को हटा के। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 तरह से व्यंजनों को लिखा जा सकता है। अब देखो भाई व्यंजनों को, हमने देखा था कि मूल व्यंजन 33 है, तो कुल व्यंजन का याद रखो, कुल व्यंजन 39 है। कुल व्यंजन 39 कैसे है? तो मूल व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन जोड़े जाते हैं और संयुक्त व्यंजन जोड़े जाते हैं। कैसे कैसे? मूल में 33 तो ये हो गए मूल, उत्क्षिप्त हो गए 2 और संयुक्त हो गए 4। कितने हो जाएंगे? 33 में 2 जोड़े 35, 35 में 4 जोड़े 39। समझ गए? इस प्रकार से कुल व्यंजन 39 होते हैं, लेकिन मूल 33 ही होते हैं। अब संयुक्त में कौन कौन से होंगे? तो 6 3 11 स। उत्क्षिप्त कौन कौन से होंगे? येड़ा और येड़ा, ये दोनों उत्क्षिप्त होंगे। अब आपके पास एक और व्यंजन देखने को मिलता है, संयुक्त व्यंजन ध्या। इसको लिखा कैसे जाता है? दा और या को जोड़कर, दा और या को जोड़कर लिखा जाता है, तब ये संयुक्त कहलाता है। अब इस संयुक्त व्यंजन को यहाँ क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि इस व्यंजन को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अलग अलग करके स्पष्ट रूप से भी लिख सकते हैं, इसीलिए इस व्यंजन को यहाँ नहीं लिखा गया। लेकिन इन सभी व्यंजनों को अलग अलग करके नहीं लिख सकते, इन सभी व्यंजन को अलग अलग करके नहीं लिख सकते। देखो कैसे, हमको छा तैयार करना है, छा कैसे होगा? आधा का और सा। ठीक है, अब अगर हमें लिखना हो कक्षा, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं कक्षा? कभी लिख पाएंगे? ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना। कक्षा लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा? ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इस छा को हम अलग अलग करके इस तरह से नहीं लिख सकते। अब आते हैं त, ये कैसे बनेगा? तो आधा त, ये मान लो इसको ऐसा कर दिया, तो इसको हलंत लगा दो और अब इसको लिखना हो त्रिलोक, तो क्या हम ऐसे लिख देंगे? त्रिलोक नहीं लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखेंगे त्रिलोक। अब चाहिए हमें ज्ञा, ज्ञा कैसे लिखते हैं? आधा जा धन या, आधा जा और या को मिलाकर। तो अगर लिखना हो हमें इनको अलग अलग, तो क्या लिखेंगे? विज्ञान या फिर विज्ञान, क्या लिखा जाएगा? अब अगर उसको ऐड करना है हमें सा, इसको देखना है, तो इसमें आधा सा ये वाला और धन रा। कैसे लिखेंगे? अगर परिश्रम लिखना हो तो प री स र म, ऐसे करके। हलंत तो नहीं, क्योंकि या तो पहले से ही है। ऐसे करके लिखेंगे परिश्रम, या फिर ऐसे लिखेंगे परिश्रम। कैसे लिखा जाएगा? अब आते हैं ध्या। ध्या को देखें तो ये बनता है दा से धन या से। हमको लिखना है विद्यालय, तो हम विद्यालय ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि इसके दोनों ही रूप सही हैं, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ये वाला रूप सही माना जाता है एनसीईआरटी द्वारा, इसके द्वारा एनसीईआरटी द्वारा। अब अगर एग्जाम में आता है, परीक्षा में आता है आपके पास प्रश्न कि भाई वर्ण विच्छेद करो विद्यालय का, ऐसे वाला धागा वर्ण विच्छेद पूछा जाएगा। तो अगर वर्ण विच्छेद में ऐसा कुछ लिखा गया है तो भी सही होगा, और ऐसा कुछ लिखा गया है तो भी सही होगा, दोनों ही रूप सही होते हैं इस धागे। इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हम तोड़कर भी लिखकर सही कह लेते हैं, इसको तोड़कर लिखकर सही माना जा सकता है, लेकिन इन सभी को तोड़कर लिखा जाएगा ना, तो ये कभी सही नहीं होंगे। इसलिए
इनको हम संयुक्त व्यंजन में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि संयुक्त के साथ ही, संयुक्त होने के बाद ही इनको लिखा जा सकता है, लेकिन इसको बिना संयुक्त के भी लिखा जा सकता है। इसलिए ये 4 संयुक्त में शामिल होते हैं, ये 4 संयुक्त में शामिल होते हैं। बाकी का ये वाला संयुक्त में शामिल नहीं होता है। इसको लिखने का तरीका कैसे बनता है, इस क्रिया को कैसे बनाया जाता है? हमने यहाँ से दा उठाया, ठीक है, और यहाँ से या बना दिया, मतलब यहाँ से और यहाँ से ऐसे, समझ गए? दा लिया इतना और इसी में जोड़ दिया या, तो क्या बन जाएगा? दा और या, ये बन गया ध्या। अब इसी ध्या को सही से लिखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करने लग गए। ये जो खड़ी पाई है छोटी सी, ये दादवात की है, फिर दादवात यहाँ से यहाँ तक आया, नीचे ही घुंडी नहीं बनाई इसकी, इसी में या को जोड़ दिया तो ध्या बन गया। ये समझ गए बातों को? इस प्रकार से ये बन जाता है ध्या। तो संयुक्त व्यंजन को ये ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन ऐसे बनते हैं, ऐसे करके संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक है। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इनको बिना, मतलब इनको अलग अलग करके लिखना संभव नहीं है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हम आगे पढ़ लेंगे, ये तो अभी थोड़ा सा नॉलेज देना था, उसके आगे को उसको भी बताना था, इसलिए थोड़ा समझा दिए संयुक्त व्यंजन। अब आगे हम देखते हैं कि व्यंजनों का क्रम कैसा होता है। कैसा? व्यंजनों का क्रम कैसा होता है? तो व्यंजन का क्रम 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार कौन सा होगा? वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन। दूसरा क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। तीसरा रूप क्या होगा? संघर्षी व्यंजन। वर्गीय कितने होते हैं? 16, अंतस्थ 4, संघर्षी 4। कुछ भूल रहे हैं क्या? सॉरी, 16 नहीं, 25। इस प्रकार से हो जाते हैं 33। कुल 33 व्यंजन अपने पास होते हैं। ये कहते मूल व्यंजन 33, तो 25 स्पर्शीय, 4 अंतस्थ, 4 संघर्षी। हमने देखे भी थे, यहाँ लिखे भी थे, है ना, थोड़ी देर पहले, कि भाई इतने इतने 33 मूल व्यंजन है, वही 33 व्यंजन ही हो गए। अब व्यंजनों का प्रकार क्या होगा? व्यंजनों के प्रकार या भेद, ये भी 3 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा? उच्चारण के आधार पर व्यंजन। दूसरा कौन सा होगा? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन। तीसरा कौन सा होगा? प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है। मूल व्यंजन 33, कुल व्यंजन 39। कुल कैसे बने? मूल व्यंजन में 2 जोड़ दिए उत्क्षिप्त, 4 जोड़ दिए संयुक्त, बन गए तो कुल मिला के 39 व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन ये होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन ये होते हैं, 33 मूल व्यंजन हमने पहले देख लिए। ये चारों के चारों संयुक्त कहलाते हैं। संयुक्त ये भी होता है, लेकिन इसको संयुक्त क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसको स्वतंत्र रूप से अलग करके लिखा जा सकता है और मान्य भी होता है कि हाँ ये सही है। बाकी इन चारों को अलग अलग लिखेंगे खंडों में या टुकड़ों में, तो ये कभी सही नहीं होते, ठीक है। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जबकि ध्या को संयुक्त व्यंजन नहीं कहा जाता। इसको इस प्रकार से भी लिख लिया जाता है, इस प्रकार से भी लिख लिया जाता है, और दोनों ही प्रकारों में ये सही होता है। कहता है व्यंजनों का क्रम, तो 33 व्यंजन हमारे पास थे कुल,
मूल व्यंजन। तो 33 व्यंजनों का क्रम होता है ये। 33 व्यंजनों का क्रम कैसा होगा? एक क्रम होगा जिसे हम बोलते हैं वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन, जो 25 होते हैं। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, जो 4 होते हैं। तीसरा होता है संघर्षी व्यंजन, जो 4 होते हैं। उनको जोड़ा गया तो 33 कुल व्यंजन हो गए। ठीक है, 33 व्यंजन इस प्रकार से बटे हुए हैं। फिर आता है व्यंजनों के प्रकार या भेद। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन, दूसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन, तीसरा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। ठीक है, अब ये जो 3 प्रकार है ना, ये 3 प्रकार ये केवल किस किस दृष्टि से देखे गए हैं? बोलने की दृष्टि से। ठीक है, कि इनको जब बोला जाए तो किस तरह से निकलेंगे हमारे मुख से, है ना। कब इसमें प्राण ज्यादा लगेंगे, कब प्राण कम लगेंगे। स्वतंत्र ये बोलते हैं जो हमारे मुख के अंग हैं, जो अवयव है मुख के, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, दंत, ओष्ठ, नाक, ये सब क्या है? इनके स्वतंत्र ये है। अवयव बोल दो, मुख के अवयव ही बोल दो, मुख के अंग बोल दो, या स्वतंत्र ही बोल दो, बात एक ही है। प्राणत्व हो गया। उच्चारण के आधार पर उच्चारण कैसा कैसा निकलेगा, है ना। कब कौन सा घसीट के निकल रहा है, कब बिना घसीटे निकल रहा है, कोई जोर लगा है, कोई जोर नहीं लगा है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, तब होता है उच्चारण के आधार पर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का क्रम ऐसा होता है, और इस प्रकार से हमने ये देख लिया। ओके, अब हम पहले देख लेते हैं व्यंजनों की प्रकार या भेद। सबसे पहला भेद था उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा था उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। अब लिखते हैं व्यंजनों को। अब इसमें हलंत लगाकर नहीं लिखेंगे, ठीक है, पूर्ण रूप में लिखेंगे। बाकी आप समझदार हो, हलंत कैसे लगता है, कब लगता है, कब हलंत का प्रयोग किया जाता है, हलंत लगने के बाद क्या होता है, ना लगे तो क्या होता है, सब पता है आपको। सीधे सीधे हम लिखते हैं व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, अय्या, टा, ठा, डा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमने लिखे 5, 10, 15, 20, 25, 25 व्यंजन लिख दिए हमने। क्या लिख दिए? 25 व्यंजन लिख दिए। अब इन 25 व्यंजनों में देखें कैसे कैसे क्या क्या बनेंगे भाई। अगर इन पूरे की बात देखी जाए तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए? 5। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए? 5। ठीक है, तो 5 गुणा 5, ये तो निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल है। तो कितने हो गए? 5 गुणा 5 से 25। तो इसलिए हम इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनमें यहाँ से और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरा बनना है क्या? वर्ग। क्या बनना है? वर्ग। क्या बनना है? वर्ग बनना है। इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। अब इन वर्गीय व्यंजनों में से इन 4 को अलग कर दिया, इन 5 को अलग कर दिया जाए। ठीक है, इन 4 को अलग, इन 5 को अलग, तो इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर व्यंजन। ठीक है, दूसरा नाम क्या हो जाएगा? नासिक्य व्यंजन। ठीक है, अब इसी नासिक्य को नासिक अकेला बोल दो, नासिका बोल दो, वो बात की कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी शब्द के अलग अलग रूप हैं, नासिक्य, नासिका, नाक, नासिक, ये हो गए। इसको बोलते हैं हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन। किसको? इसको। तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? कुल होते हैं 4।
पंचमाक्षर व्यंजन कितने होते हैं? कुल होते हैं 5, 4 5 9, 25 में से 9 घटाए बचे 16। तो जो बाकी 16 बचे हैं ना, ये और ये, इनको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देख लिया? स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन, सॉरी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। ये उच्चारण के आधार पर हो गए। तो हमने वर्ग के क्रम देखे थे, व्यंजन का क्रम देखा था। पहला क्रम था वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन, और ये हमने कितने पढ़े थे? 16 पढ़े थे। तो ये देखो, ये इसी स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं, या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, अब आप देखोगे कि थोड़ी देर पहले सर आपने बोला था कि ये सारे के सारे वर्गीय व्यंजन है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये सारे के सारे वर्गीय व्यंजन है। तो बात अगर प्रश्न की आती है, जब प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है कि भाई हमारा प्रश्न है कि कुल वर्गीय व्यंजन कितने हैं और मूल वर्गीय व्यंजन कितने हैं। तो यहाँ पर कुल में आते हैं 25, मूल में आते हैं 16। वो भी अच्छी बात है, कुल में आते हैं 25 और मूल में आते हैं 16। फिर आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनके लिए क्या होता है? इनके लिए थोड़ा ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है इनको बोलने के लिए। थोड़ी ज्यादा आवाज घिसते हुए निकलती है, घिसती हुई लिखा है ना। स्पर्श करेगी और संघर्ष भी करेगी निकलने के लिए, इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च छ ज, बोलो आप च छ झ, जीव टच होती है, देखो बोल के च छ ज छ, क्योंकि टा ठा। तो जो जीव टच हो रही थी यहाँ पे, वो किससे हो रही थी? हमारे दांतों से। यहाँ पे टच हो रही है मूर्धा से। जीव का ऊपर की छत है, उस छत को बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, ये किससे हो रही है? मूर्धा से टच हो रही है। तो इस प्रकार से ये देख लेते हैं कि भाई ये वाले 4 और ये 12, ये 16 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन बोल दो या वर्गीय व्यंजन बोल दो। ये 4 की बात आती है तो ये 4 को बोला जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। इन 5 की बात आती है तो इनको पंचमाक्षर व्यंजन या नासिक के व्यंजन बोला जाता है। इस प्रकार से आपके ये 25 व्यंजनों के भेद हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, इतना हो गया। वर्गीय व्यंजन कुल कितने? 25। ठीक है, इनको वर्ग बोला जाता है। ये तो ठीक है, वर्गीय व्यंजन। अब इनका जैसा नाम वर्गीय व्यंजन रखा गया तो इनके वर्ग भी तो होंगे। वर्ग के नाम क्या क्या नाम होते हैं वर्ग के? एक होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है, ऐसा ही है। अब इनको नाम दिया गया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। जब इनको वर्गों के नाम दिए जाते हैं तो इस वर्ग में कितने होंगे? का वर्ग में 5 होंगे। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, जा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से देखो 5 व्यंजन ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, और कुल कितने हो गए? 25। अगर 25 व्यंजन ये हो गए तो किस नाम से? वर्ग के नाम से तो है, तो ये वर्ग ही तो है, इसलिए वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं कुल 25। अगर मूल वर्गीय व्यंजन पूछ लिया तो मूल, क्योंकि देखो वर्ग कैसे बनना है, 4 के ऐसे 1 2 3 4, 4 ऐसे में
और 4 ऐसे में, फिर 4 ऐसे में, फिर 4 ऐसे में, तो वर्ग बन गया। तो इसलिए इनको ही वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। और 5 का देखिए तो 5 देखो ऐसे में 5, ऐसे 5, ऐसे 5, ऐसे 5, इसलिए इन सभी को भी वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है। कुल वर्गीय व्यंजन 25 है, मूल वर्गीय व्यंजन 16 है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 है, 4 छा जा झा, और ये 5 के 5 नासिक व्यंजन है। इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं? पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, ये पांचवा अक्षर। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनको ऐसे ही पहला दूसरा के नाम से जाना जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो इनको नंबर भी दे दिए जाएंगे भाई, प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर, पंचम अक्षर। हो गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। प्रथम में ये सारे पहले पहले वाले, द्वितीय में ये सारे दूसरे दूसरे वाले, तृतीय में ये सारे तीसरे तीसरे वाले, चतुर्थ में ये सारे चौथे चौथे वाले, और पंचम में ये सारे पांचवें पांचवें वाले। समझ आ गई बात? अब इन्हीं 5 पंचमाक्षर को हम अनुस्वार के जैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अनुस्वार की भांति प्रयोग होता है। इन सभी पंचमाक्षर व्यंजनों का उपयोग कैसा होता है? अनुस्वार की भांति। अनुस्वार में क्या होता था? हम अनुस्वार कैसे पढ़ रहे थे? अंग, छोटे यहाँ पे बिंदी देखा था, वही तो अनुस्वार था। तो इन सभी को भी बिंदी लगाकर ही प्रयोग किया जाएगा, और इसका कोई उपयोग ही नहीं है पूरे व्यंजन में, पूरी हिंदी भाषा में इनका उपयोग अनुस्वार के जैसा होगा। मतलब जब इनको लिखना हो तो केवल बिंदी का उपयोग कर लो, काम हो जाएगा आपका। कैसा उपयोग कर लो? केवल बिंदी का उपयोग कर लो, और बिंदी के उपयोग के साथ ही इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसा इनका कोई स्पेशल उपयोग तो है नहीं। और जब स्पेशल उपयोग होगा ना, मतलब बिंदी का उपयोग कहानी होगा, कब आधा माँ होगा, कब आधा ना होगा, कब आधा ड़ा होगा, कब इसमें से इसको खड़ी बाई को हटा देंगे, कब इसके नीचे हलंत लगा देंगे, तो वो तरीका अलग है चीज को सीखने का। लेकिन यहाँ पर देखा जाए पंचमाक्षर को देखा जाएगा किसकी भांति? अनुस्वार की भांति। तो अनुस्वार का तरीका अलग है लिखने का, और बिना अनुस्वार के आधा आधा करके लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, दोनों प्रकार से लिख देते हैं। तो आधा आधा लिखा जाएगा तो पंचमाक्षर बोल दिया जाएगा, और जब बिंदी लगा के लिखा जाएगा तो अनुस्वार बोल दिया जाएगा। समझ गए बातों को? समझ गए बातों को? ध्यान रखना भाई। पूछा जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो चा छा जा झा, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो बताओ भाई कि पंचमाक्षर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने कितने होते हैं? तो पंचमाक्षर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अंगा, अइया, अड़ा, ना और मा। पूछा जाए कि कुल वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो 25 है। तो मूल वर्गीय व्यंजन कितने हैं? तो 16 है। कौन कौन से? क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। 16 वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब कुछ व्यंजन होंगे जो केवल संघर्षीय होंगे, कुछ व्यंजन होंगे जो केवल संघर्षीय होंगे। कुछ व्यंजन होंगे जो संघर्षहीन होंगे, जिनमें संघर्ष ही नहीं है, संघर्ष लगाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ होंगे ना संघर्ष बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ आ गई बात इतनी? तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसके आगे कौन कौन से व्यंजन किस किस प्रकार से होंगे, और इनके प्रकार या भेद कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए करना क्या है आपको? चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक, और इसी वीडियो को अपने साथियों के साथ करना है शेयर, ताकि वो लोग भी अच्छे सीख सकें और मुझे भी कुछ लाभ मिल सके उन चीज़ों का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मुझे जरूर से ज़्यादा, मुझे जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने कंटेंट में और क्वालिटी में, स्पेशली क्वालिटी में ज़्यादा दम लेकर आ सकूँ। मतलब अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अभी क्या है, मोबाइल से बनाता हूँ तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो अगर सपोर्ट रहेगा और इनकम बनती है तो भाई क्वालिटी को हम खींचेंगे, क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें?
बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।